हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी सही डायरेक्शन में सही इंटेंसिटी से चल रही है, राइट। एंड स्पेसिफिकली इस जो वीडियो सीरीज में आपको वीडियोस मिल रहे हैं उसकी बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए, राइट। क्या क्या? मैसेज बेस्ड, क्रक्स बेस्ड एंड फैक्ट्स बेस्ड और कोरोलरी, राइट। तो इन तीनों में भी हमने क्या किया था, मेन आइडिया मेन आर्ग्यूमेंट की बात की है, थ्रू आउट दी पैसेज क्या डिस्कशन किया है वो पकड़ने की कोशिश की। अभी जो नेक्स्ट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें एक स्टेप फर्दर जाना है। क्या? वंस यू कैच द मेन आइडिया और आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज, उसके बाद 3 वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस और अजम्पशन। सो इन तीनों वर्ड्स का पहले तो मतलब पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। सब में एक चीज कॉमन है, पहले पैसेज पढ़ के सारी मेन आर्गुमेंट मेन आइडिया समझना है, क्या क्या एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर वो समझना है। उसी के बाद इंप्लीकेशन आप ढूंढ पाओगे, इन्फेरेंसेस ढूंढ पाओगे, अजम्पशंस ढूंढ पाओगे। एक एक चीज का क्या क्या मतलब होता है, छोटे छोटे एग्जांपल से आप कैसे याद रख सकते हो कि जब इंप्लीकेशन के क्वेश्चंस हो तो आपको क्या ढूंढना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वी विल सॉल्व सम पीवाईक्यूज आल्सो। सो पहले तो समझना ये जरूरी है कि ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लीकेशंस। तो पहले वो देखते हैं, है ना। उसके बाद वी विल सी दी पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले तो जो 5 हमने तरीके ढूंढे टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, वो है, मैं इस हर बार इसको क्यों रखता हूं स्लाइड को, बिकॉज आपको याद हो जाए ये क्या है। बियॉन्ड दी स्कोप मतलब जो डिस्कस नहीं है चीज पैसेज में, बिल्कुल भी हिंट नहीं है। एक्सट्रीम ऑप्शंस जो कोई भी स्कोप छोड़ते नहीं है, इसलिए हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। पार्शियली करेक्ट, हाफ इंफॉर्मेशन तो अलाइंड होगी पैसेज से, लेकिन हाफ इंफॉर्मेशन या उससे ज्यादा गलत होगी, तो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कंटेक्चुअली रॉन्ग, अगर पैसेज जिस चीज की बात कर रहा है उसके एकदम अपोजिट बात की है या फिर निगेट कर रहा है जो पैसेज बोल रहा है उसको, तो वो स्टेटमेंट्स भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एंड दिस इज ऑन योर जनरल बायस, जो आपका बायस है खुद का, या फिर आपके जीएस के नॉलेज के बेसिस पे जो आपको स्टेटमेंट सही लगते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आंसर होंगे आपके पैसेज के रिलेटेड भी। तो ये 5 तरीकों से हम अलग अलग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहले 3 में भी हमने ऐसे ही किया है, यही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके सॉल्व किए क्वेश्चन। 2 चीजों का ध्यान रखा, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैसेज पूछा है तो टाइटल ढूंढ रहे हैं, क्रक्स पूछा है तो मेन आर्ग्यूमेंट ढूंढ रहे हैं। वैसे ही हम इंप्लीकेशन के क्वेश्चंस में क्या ढूंढेंगे वो पहले समझते हैं, एंड देन वी विल इंप्लीमेंट दिस टू दी पीवाईक्यूज, राइट। चलो, सो पहले इंप्लीकेशन का मतलब क्या है। सो इंप्लीकेशंस रेफर्स टू दी पॉसिबल इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज और लॉजिकल आउटकम्स ऑफ अ स्टेटमेंट, आइडिया और एक्शन। तो कोई भी पैसेज होगा उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, एक्शंस डिस्क्राइब्ड होंगे, राइट, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आइडियाज होंगे। उनका पॉसिबल इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम क्या हो सकता है, दोज आर द इंप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पैसेज। पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस और आउटकम्स, है ना। सो दे कैन बी डायरेक्ट, इमीडिएट और ऑब्वियस, जो एकदम इमीडिएट फ्यूचर के कुछ इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, बोथ वेज। इन क्वेश्चंस में इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस और अजम्पशन में जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो चाहिए आंसर में वो आपको पैसेज में मिले, है ना। अगर एक्सप्लिसिटली कहीं मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्ट केसेस में थोड़ा सा आपका दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर करेंगे। सो सिंपल क्या है, इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स मस्ट फॉलो, व्हाट मस्ट फॉलो। तो ये क्या है, व्हाट इज ट्रू, द इन्फो इन दी पैसेज, if the information given in the passage is true, so उसके बेसिस पे what must follow, this will be your main task, okay। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। सो अगर ऐसे कोई बोल रहा है मोर स्कूल्स आर अडॉप्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन, ये डिसीजन हो गया, तो इसके इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स में हैव मोर फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस, ये हो सकता है ना, क्योंकि अभी अगर ऑनलाइन एजुकेशन में चले गए हैं तो देयर विल बी मोर ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, राइट। जैसे कि आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, है ना, ऑनलाइन मोड की वजह से आप लोग ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ गई है, तो ऑप्शंस बढ़ गए, है ना, राइट। सिमिलरली ट्रेडिशनल क्लासरूम्स टीचिंग मेथड्स माइट बिकम लेस कॉमन, ये भी हो सकता है। सम स्टूडेंट्स कुड स्ट्रगल विद लैक ऑफ इन पर्सन इंटरेक्शन, अगर किसी स्टूडेंट्स को इन पर्सन इंटरेक्शन से ही लर्निंग में हेल्प होती थी, अगर वो कम हो जाएगा तो दे मे गेट इफेक्टेड, तो एक पॉसिबल आउटकम ये भी है। इसी तरीके की चीज आपको इंप्लीकेशन में ढूंढनी है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, सपोज आपको ये एग्जांपल दिया है, कंपनीज आर यूजिंग एआई टू ऑटोमेट टास्क, कंपनीज क्या कर रही है, एआई का यूज करके टास्क को ऑटोमेट कर रही है, तो इससे क्या हो सकता है, some jobs might become obsolete due to automations, this can happen, right। AI की वजह से कुछ जॉब्स ऑलरेडी जा रही है,
जैसे आप अभी पढ़ भी रहे होंगे जीएस में, राइट? नाउ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एआई डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अराइज। हम एआई के प्रोडक्ट्स बना लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उसको कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी तो लोग चाहिए, है ना? एंड कंपनीज में रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इफिशियंसी। ठीक है, अब एक ह्यूमन कितनी देर काम कर सकता है एक दिन में? 8 घंटे, 10 घंटे। बट एक एआई मॉडल है जो रेप्लीकेट कर रहा है ह्यूमन एफर्ट को, दैट कैन वर्क फॉर 24/7 आवर्स, राइट? सो कंटिन्यूअसली, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑटोमेशन से। तो ये भी पॉसिबल आउटकम्स है। सिमिलरली अगर ये दिया हो, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस, तो इसके क्या आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इफेक्ट्स हो सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल राइज अफेक्टिंग पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रेवल, दिस हैपेंस, राइट? इन्फ्लेशन में इंक्रीज, रेजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड पीपल में स्विच टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे अब ये लास्ट वाली चीज है ना, अगर ये पैसेज में एक आउटकम होगा तो पहले तो ये फ्यूल प्राइस वाली डिस्कस की होगी चीजें, इसके वजह से फिर एक एग्जांपल दिया होगा कि लोग अभी स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो उसके बाद ये इंप्लीकेशन हो सकता है कि पीपल में स्विच टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना? तो ऐसे कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होगा पैसेज में, लेकिन एक्सप्लिसिटली आपको लिख के नहीं देगा कि हाँ ये इसका इंप्लीकेशन है। ओके, ठीक है? तो इस तरीके से सोचना है इंप्लीकेशन के क्वेश्चंस में। सो जब भी आपको ये वाला वर्ड दिखेगा क्वेश्चन में, तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और फैक्ट्स। ये हम हमेशा करते ही हैं। अभी तक हमने जो सीखा है 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन में, यही सीखा है कि मेन आइडिया को कैसे कैच करना है, मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज है क्या, वो पता होगा तो ही तो उसके इफेक्ट्स की बात कर पाएंगे, है ना? उसके बाद हमको क्या पूछना है क्वेश्चन? इफ दिस हैपेंस द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन? जो चीजें डिस्कस की है पैसेज में, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उस डायरेक्शन में अगर सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इंप्लीकेशन लिखा है तो इफेक्ट्स के बारे में, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम्स के बारे में ही सोचना है, कंक्लूजन या फिर अजम्पशंस के ऊपर नहीं जाना। इसीलिए ये वर्ड्स डिफर करते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक अजम्पशन है और एक इंप्लीकेशन है, तो इंप्लीकेशन के क्वेश्चन में इंप्लीकेशन ही सेलेक्ट करना है। अजम्पशन वाला स्टेटमेंट मे बी ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज, लेकिन क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा नहीं है, है ना? इसलिए क्लियरली आइडेंटिफाई करना अलग अलग चीजों को जरूरी है, तभी आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे और उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। कैसे? एक तो आपको एलिमिनेट करने के तरीके आने चाहिए, दूसरा आपको ये जो वर्ड्स है इनका क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में इंप्लीकेशन पूछ लिया तो मुझे ढूंढना क्या है। ओके, ठीक है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम्स ढूंढने हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पैसेज। लुक फॉर बोथ इमीडिएट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो दिस इज द बेस के इंप्लीकेशन होता क्या है ना? अब इसके ऊपर हम विल सी 2 सिंपल एग्जांपल्स एंड देन विल मूव टू दी पीवाईक्यूज। इंप्लीकेशन थोड़ा सिंपल है, इन्फेरेंस और अजम्पशन आएगा, उसमें कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलने ही वाला है। ओके, चलो देखते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, ये आएंगे नहीं आपको पेपर में, बट ये एग्जांपल इसलिए है ताकि आप इंप्लीकेशन क्या होता है वो समझ पाए। Okay, so study shows excessive social media use is linked to increased anxiety, कि अगर ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उससे एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है इन पीपल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इंप्लीकेशन? इसका इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम क्या हो सकता है? पीपल में डेवलप स्ट्रेटेजीज टू लिमिट सोशल मीडिया यूसेज। तो अगर ये होता है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो पीपल में डू दिस, में बोला है, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, देखते हैं। सोशल मीडिया विल बी बैंड वर्ल्ड वाइड, एक्सट्रीम, ऐसे तो कोई क्लेम नहीं है, राइट? ये इफेक्ट हो सकता है। लॉजिकल भी होनी चाहिए ना चीजें, ये लॉजिकल है कि सोशल मीडिया को ही बैन कर दो? नो, राइट? एंजाइटी इज कॉज्ड ओनली बाय सोशल मीडिया, अनदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट? तो सेम जो लॉजिक एलिमिनेशन के थे वो तो लगते ही हैं। एवरीवन हु यूजेस सोशल मीडिया बिकम्स एंशियस, एवरीवन, again a extreme statement. So the best possible effect of the information given in the statement is that people may develop strategies to limit social media usage because उसके ज्यादा होने से there is possibility of anxiety, है ना? तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इन सच केसेस में ऐसी वाली चीज आपको सेलेक्ट करनी है। दूसरा एक देखो, many companies are replacing human workers with AI driven robots. ओके, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है? सम वर्कर्स विल नीड टू लर्न न्यू स्किल्स टू स्टे एम्प्लॉयड, हो सकता है ये करना पड़े। दूसरे देखते हैं, ऑल कंपनीज विल स्टॉप हायरिंग ह्यूमंस, एलिमिनेटेड। रोबोट्स विल सून टेक ओवर द वर्ल्ड, सून। AI will never affect traditional job, never affect, another extreme statement, we can't say such things. So
आपके पास जो पॉसिबल है कि सम वर्कर्स विल नीड टू लर्न न्यू स्किल्स टू स्टे एम्प्लॉयड, क्योंकि अभी पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एआई ड्रिवन रोबोट्स, तो शायद उनको चलाने में कैसे हेल्प हो सकती है, उनकी एफिशिएंसीज कैसे बढ़ा सकते हैं, उस तरीके की जो जॉब्स आने वाली है, अगर हम उस तरफ जाने लगे तो ये हो सकता है। ओके चलो ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल यही चीजें देखनी है, राइट। सो दिस इज अ पैसेज फ्रॉम 2024। यहां पे क्या बात हो रही है, पूरा पैसेज है क्या देखना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर है कि व्हेन एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट पम्प्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बेसल्ट रॉक्स, basic chemistry took over, right? When they did this experiment, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium and formed limestone, है ना। क्या बन गया, limestone। बेसिकली हुआ क्या, दिस इज द मेन आइडिया। और आपको ये कहां से मिला, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एक्सक्लेम्ड द साइंटिस्ट, राइट। दे वर ट्राइंग समथिंग एंड दिस हैपेंड एंड दे एक्सक्लेम्ड कि ये हो गया है ना। तो अभी इस चीज के इंप्लीकेशन या इफेक्ट आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे क्या हो गया, CO2 कंज्यूम हो गया एंड वो एटमॉस्फेयर से हट गया। तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उस डायरेक्शन में अब हमको सोचना है। इट इज चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। पहले तो मेन आइडिया ये नहीं है कि लाइमस्टोन का प्रोडक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो गया, दैट इज द मेन आइडिया। और ये चीप होगा कि नहीं होगा, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। चीप है नहीं है, दिस इज नॉट गिवन। सो ये होगा कि नहीं होगा, वी कांट क्लेम। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट। दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स, पहले तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो ये हम रखते हैं। बेसल्ट रॉक्स कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स। यहां पे बेसिक आइडिया ये नहीं है, राइट। दिस इज नॉट द मेन आइडिया, और ये इफेक्ट भी नहीं है कि बेसिक कैन बी मेड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। ये नहीं, वो तो ऑलरेडी है, द एसिडिक मिक्सचर डिसॉल्व्ड रॉक्स कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉर्म लाइमस्टोन, राइट। तो ये भी नहीं होगा। गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो नॉट द मेन आइडिया, है ना। मेन इफेक्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कंज्यूम हो गया देन दी साइंटिस्ट एस्केप, मतलब उन्हीं को इसी चीज की वजह से इंटरेस्ट था और वो देखते ही एक्साइटेड भी हुए। सो इफेक्ट भी उसी तरीका का होगा कि दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023। बैठ के बस सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देखते रहोगे और सुनते रहोगे तो उससे तो ऐसे ही लगेगा कि सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। खुद से अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा कि एग्जाम में भी कैसे जाके अटेम्प्ट करोगे, कैसे एलिमिनेशन लगाओगे क्वेश्चंस में। ओके सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे क्या बात हुई है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन आर वर्किंग अंडर सम working age suffer from anemia, right? According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. ठीक है, क्योंकि बीमार होते हैं इसलिए। India also has one of the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country annually. Disease की वजह से ये सब होता है। But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be dependent on high-skilled workers, this pose a significant challenge. This pose a significant challenge. कौन सी चीजें? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन्हीं दोनों चीजों की बात हुई है अभी तक। एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक। ठीक है, तो मेन आइडिया ये था। तो इसका अब आउटकम इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसकी तरफ। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन रूरल एरियाज। तो एजुकेशन सिस्टम करने से क्या होगा, और ये डिस्कस्ड भी नहीं है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, ये इंप्लीकेशन हो भी नहीं सकता। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम is the need of the hour, beyond the scope of the passage and irrelevant information, right? क्योंकि हमको हाई स्किल्ड वर्कर्स चाहिए,
उसके लिए अच्छी हेल्थ न्यूट्रिशन होना लोगों का जरूरी है, दैट इज द केस, ना कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट करेंगे, दिस इज नॉट द मेन आइडिया, और उससे रिलेटेड इफेक्ट भी नहीं है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली skilled workers need special attention. This is an extreme statement and specifically talking about one section of the community who are skilled workers. लेकिन यहाँ पे सबकी बात हो रही है, वर्कर्स की, वर्किंग एज वालों की, है ना। Therefore rapid economic growth, so this is also gone, तो यही बचा है। For rapid economic growth as envisioned by us, यहाँ पे है ना, and it should be really addressed given India में outlook by us, attention should be paid to health and attention should be paid, this should be done to the health and nutrition of the people, तो this is the best answer, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम 2023 अगेन। सो यहां पे क्या है, टू टैकल विद द प्रॉब्लम of pollution in cities, policy makers think that drastic action like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing school, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. Policy makers think according to the author, yahan tak hai na, even then the air is not clean, after all these things air is not clean according to the author, jo bhi likhna cha raha hai isko। Vehicles more than 15 years old comprise only 1% of the total and taking them off of the road will not make any difference। ये होता है ना कि 15 साल के पुराने जो भी व्हीकल्स है उनको हम रोड से हटा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो ऑथर दे रहा है हमको, उसके हिसाब से सिर्फ 1% ऐसे व्हीकल्स है और उनको हटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स arbitrarily is not proper. Diesel engines produce more PM 2.5 and less CO2 than petrol and CNG. Diesel engine produce less CO2 than petrol and CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce NOx more than the petrol engines. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. हमको बताया जाता है ना कि CNG are more efficient, more eco-friendly, right? But ऐसा जरूरी नहीं है इन सम केसेस, नॉक्स के केस में। आर्बिट्री बैन्स ऑन व्हीकल्स दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। ओके, व्हाट इज नीडेड नाउ, व्हाट इज नीडेड ही बताएगा कि क्या इफेक्ट्स होने चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए। व्हाट इज नीडेड, scientific and reliable information first of all about the source of the pollutant on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them। तो जो फाइनल स्टेटमेंट है दैट विल गिव अस अ हिंट कि किस तरफ जाना चाहिए। अभी आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंप्लीकेशन कन्वेड बाय द पैसेज। आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं है ना, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस। नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट बी नी जर्क रिएक्शंस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जो डिसीजंस लेते हैं दोज आर नी जर्क रिएक्शंस, बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। तो इसी तरफ डायरेक्शन है कि साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उसको एनालिसिस करके पता करना चाहिए क्या दिक्कत है, पॉल्यूशन कहां से हो रहा है, एंड देन टेक्नोलॉजीज को यूज करके उसको टैकल करना चाहिए। दैट इज द आइडिया जो पैसेज से हमको मिल रहा है। तो इसको देखते हैं सेकंड को, अ हैवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड, है ना, पेनल्टी की कोई बात नहीं की है। दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजंस। सो दिस इज अ जेनरिक स्टेटमेंट, ये होता है, बट दिस इज नॉट एन इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज के इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस नहीं है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज एविडेंस बेस्ड अप्रोच शुड बी यूज्ड व्हिच विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर यू कैन गो विथ, है ना। तो यहां पे ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, यहां पे दो क्वेश्चन है आपके पास, 22 के क्वेश्चन है। पहले तो पैसेज ये है छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे इंप्लीकेशन इंप्लाइड क्या है वो पूछा है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप अगर देखोगे व्हाट इज द आइडिया ऑफ द पैसेज। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं, आइडिया वाला क्वेश्चन करते हैं, एंड देन विल कम बैक टू दिस इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। द मेजोरिटी ऑफ पीपल who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. Who fail to accumulate money sufficient for their needs are
easily influenced by the opinions of others. They permit the newspaper and the gossiping neighbors to do their thinking for them. है ना, क्योंकि वो सारे उनके ओपिनियंस ले रहे हैं, मतलब वो खुद से कुछ सोच नहीं रहे, एंड दे गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द ओपिनियंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स, नेबर्स, राइट. ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ. सही है, बोलना तो कितना आसान है, कुछ भी बोल सकते हैं कि इनको ये नहीं आता है, ये नहीं कर सकते, राइट. खुद को ही पता होता है. इफ यू आर स्टडिंग, अभी बैठ के अगर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको ही पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दूसरे को नहीं समझ में आएगा. वो cheapest commodity on earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinions when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. ठीक है. Which one of the following is implied by the passage? So most of the people, पहले idea वाला देख लेते हैं. चलो, what is the main idea of the passage? People should not be influenced by opinions of others. Somewhat this is discussed. देखते हैं. People should accumulate as much money as possible. Main idea है? नहीं. People should neither give nor accept opinions. Neither give nor accept. Okay. People will succeed in any undertaking if they do not accept any opinion at all. Another extreme, right? Opinions आउटराइटली रॉन्ग होंगे ये जरूरी नहीं है, बट अगर कोई ओपिनियन काम का नहीं है, उसको लेके अगर आप डिसीजन चेंज कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट. सो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर इज पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर. दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू टेल अस. हो गया ये वाला तो सिंपल था. अभी यहाँ पे आओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लाइड बाय द पैसेज? पहले बोला है पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी आर दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स. Most of the people do not accumulate. Most of the people do not accumulate money for their needs. Wrong. Most of the people who are influenced by the, तो एक कंडीशन है ना, यहाँ पे कंडीशन नहीं, यहाँ तो बोला most of the people, तो ये गलत हो गया. Most of the people never fail to accumulate money for their, never. Some people who are influenced by the opinions of others fail to accumulate money, तो ये भी गलत है. There are people who fail to accumulate money for their needs. There are, yes, there are some people who fail to accumulate money who are influenced by the opinions of others. तो मोस्टली यही आंसर होना चाहिए. ठीक है. डी भी देख लेते हैं. There is no need for accumulation of money. तो ये गलत है. There is need for accumulation of money for their needs, right? तो इस केस में there are people who fail to accumulate money for their needs is the correct answer. This is implied, right? चलो, ये हो गया. नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है. 2021 का क्वेश्चन है. सो आपको इसी तरीके से करना है जैसे इन्फेरेंस और अजम्पशन भी हम यही करेंगे. आपको पहले मैं समझाऊंगा कि इन्फेरेंस का मतलब क्या है स्पेसिफिकली विद एग्जांपल्स, अजम्पशन का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. आपको रिवीजन कैसे करना है इन चीजों का, बस ये 6-7 चीजों का मतलब समझो. एलिमिनेशन वाला वीडियो देखो, 6 अलग अलग चीजें क्या क्या हैं वो समझो, एंड दैट्स इट. क्या पूछा है वो पता होना चाहिए, पैसेज में क्या दिया है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेन आइडिया की, एंड दैट्स इट. आपको आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे ही. एंड ये वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं जहां पे ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं. तो यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी एन इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स एंड ड्राइवरलेस कार्स. ठीक है भाई, इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही है, ये होने वाला है. ठीक है. दिस विल पोज कनंड्रम्स. द मॉरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग अ जे वॉकर एंड स्वर्विंग एंड डैमेजिंग द कार हैज ऑफन बीन डिबेटेड. कि अगर एक ड्राइवरलेस कार है वो कितना टर्न करेगी अगर उसके पास दो चॉइसेस हो कि वो आसपास वाली गाड़ी को टच करे या फिर एक साइड में जो फुटपाथ पे आदमी चल रहा है उसको टच करे, दोनों में से कैसे डिसीजन लेगी, है ना. इज कॉम्प्लेक्स. At which angle should the car swerve just enough to save the jaywalker or more than enough if the driverless car is in Dublin? ठीक है. पहले तो क्वेश्चन है कि कितना टर्न करे. दूसरा क्वेश्चन क्या है, if the car is in Dublin, who would take the decision? The Irish government जहां पे वो कार है, या फिर the car's original code writer in California or a software programmer in Hyderabad to whom maintenance is outsourced? If different national jurisdiction have different fine print on the priorities of human life, हर कंट्री के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं. अगर ये होगा तो how will it affect insurance investment decisions?
इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ओके, तो अब नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंप्लीकेशन ऑफ द गिवन पैसेज, उसके बारे में बात की। आपको 5 स्टेटमेंट दिए हैं, तो जब 5 स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उसमें क्या करना होता है, एक एक हटाते जाओ तो आपको मोस्टली आंसर मिलते रहते हैं। जैसे देखो, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि टू मच ग्लोबलाइजेशन इज बैड फॉर एवरी कंट्री, सो दिस इज रॉन्ग। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जरूरी नहीं है हर चीज में ही गलत हो, राइट? सो यू कैन इग्नोर सच। तो अगर आप इसको हटाते हो तो देखो, ए हट गया, बी हट गया, डी हट गया, एंड यू आर गेटिंग द आंसर सी, विच इज 2, 3 एंड 5। फोर्थ भी देख लो, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, है ना? तो आप इसको वैसे भी हटा सकते थे, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट। बहुत इजी होते हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट्स वाले, दीज आर वेरी इजी। अभी देखो, एक 2020 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है? पूरा आइडिया ही है कि एसेट अलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप जब पैसेज पढ़ोगे, जैसे अभी हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो आइडिया है वो यही है कि एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक। अब क्यों ऐसा क्यों होगा वो डिस्कशन है, देखो। एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व। We are adamant about seeking predictability with our future. We tend to think on investing in risky assets as extremely volatile and value eroding. We also dislike fluctuating returns and the loss of control of investment. We think our money is best left idle, unproductive but safe. है ना, कि बैंक में पड़े रहने दो, कुछ नहीं होगा। बट अभी इसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? There is no asset that is risk free. So according to the author, there is no asset that is risk free. We could lose our jobs, ठीक है? Our homes can lose value, our banks can go bankrupt, our bonds can default, the government can collapse, and companies we choose fondly may cease to exist. सब हो सकता है, कुछ भी possible है, but we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen. एक तो सारे के सारे होंगे, और दैट टू एट द सेम टाइम। अब ये बोलने का मतलब क्या है कि देखो, ये सारी चीजें हो सकती है, बैंक भी खराब हो सकता है, जॉब भी जा सकती है, घर की वैल्यू जा सकती है, आपके बॉन्ड्स खराब हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि सब कुछ एक साथ हो जाए। इसीलिए तो हम एसेट एलोकेशन करते हैं, टू मिनिमाइज आर रिस्क। कि अगर मेरे बैंक में सपोज कल जो पैसा पड़ा है वो चला जाए, तो आई हैव इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ठीक है, वहां से बच जाऊंगा, या फिर मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, दैट विल सेव मी। सो इसीलिए रिस्क कम करने के लिए हमको एसेट एलोकेशन की जरूरत होती है। ऑल दीज एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रिस्क वी नो विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। Now, which of the following statement best implies the suggestion given by the author? तो suggestion क्या है कि asset allocation क्यों जरूरी है, what is its importance, है ना? और हम जो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा idle पड़ा रहेगा बैंक में और कुछ नहीं होगा उसको, it is safe, that is not the case. Okay? तो यहाँ पे distribute your wealth across different kinds of assets so that your risk would be minimized. This is the main idea, है ना? यही तो मेन आइडिया है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप थोड़ा रिस्क अपना कम करोगे, राइट? रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज नेसेसरी एक्सट्रीम टू जनरेट वेल्थ, ठीक है? व्हाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड अ ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कुछ तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, but this is not the implication of the passage okay you should know that investing your money is risky business. Implication is that कि distribute your wealth, आपको क्या करना चाहिए? You should distribute your wealth across different kinds of assets so that your risk would be minimized. So this is the answer, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2020 का एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। In India, over the last decade or so, labor has been departing agriculture, but is only going to construction and कहां जा रही है एग्रीकल्चर से? कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, which are not markedly better jobs. Services where labor tends to be most productive are not generating the additional jobs the country needs. ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चर से हट के कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ रहा है, which are not better off. India will need 24 million or so jobs over the next decade
द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट, अगर सारी चीजें सही जाती है तो ई कॉमर्स एट बेस्ट कैन ओनली कंज्यूम हाफ ऑफ द जॉब्स, ओनली दो सेक्टर्स, इतना सब कुछ होने के बाद ओनली दो सेक्टर्स, विच सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल सेक्टर्स कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। तो अगर इंडिया को जॉब सिक्योरिटी करनी है अपने लोगों के लिए तो उसको कहां फोकस करना चाहिए, इन दी सोशल सेक्टर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसी तरीके की कोई इंप्लीकेशन या इफेक्ट होगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती होगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, माइग्रेशन डिस्कस्ड है यहाँ पे, ठीक है, हटा सकते हो, आउटराइटली हटा दिया करो इस तरीके की चीज। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, नॉट द मेन आइडिया, और वर्किंग कंडीशन डिस्कस्ड भी नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू, दो तो एलिमिनेट हो गए, सिंपल हट गए, रीजंस भी मैंने आपको बता दिया क्यों हटा सकते हो। सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज रॉन्ग, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग। व्हाई? यहां पे बोला है सर्विस सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग द अमाउंट ऑफ जॉब द कंट्री नीड्स, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, उसके पैसेज इसके एकदम उल्टा है, ठीक है। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपेरेटिव, इंक्रीज सोशल सेक्टर इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, दिस इज इंप्लाइड इन द पैसेज। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कितना इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से कितना इजीली हो जाता है ना। अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 2019 का, 2019। So the rural poor across the world, including India, have contributed little to human-induced climate change. Poor people across the world have contributed very little to human-induced climate change. Yet, फिर भी they are at the front line in coping with the effects. सबसे ज्यादा effective उन्हीं को ही करता है, उन्हीं को सारी problems face करनी पड़ती है। क्या क्या? Farmers can no longer rely on historical averages of rainfall and temperature, and the more frequent and extreme weather events such as ड्रॉट्स एंड फ्लड्स कैन स्पेल डिजास्टर। एक तो प्रीवियस एवरेजेस ऑफ रेनफॉल के ऊपर के इतनी बारिश तो होगी तो हम ये फसल उगा सकते हैं, ये सब चीजें नहीं कर सकते, अब प्रिडिक्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है। दूसरा, एक्सट्रीम कंडीशंस भी फेस करनी पड़ रही है, ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, राइट। सो इसकी वजह से सारे इफेक्ट्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स, व्हाट आर दीज न्यू थ्रेट्स, सच एज सी लेवल राइज एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। हाउ सिग्निफिकेंट आर दी स्मॉल फार्म्स, ठीक है। एक तो बात हुई सब पुअर फार्मर्स की, अभी बात हो रही है हाउ इंपॉर्टेंट आर दी स्मॉल फार्म्स, एज मैनी एज 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड ऑन देम फॉर देयर फूड एंड लाइवलीहुड, विच इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। 41% is not a small number, है ना, this is a huge number. So इसके basis पे now what are the implications, what are the things implied in the passage? There is potential problem of food security in India, potential problem, possibility की बात कर रहा है, yes, why? अगर 41% people are doing this, है ना, food security के लिए contribute कर रहे हैं, and now they are facing the problems like droughts, floods and वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम होने वाला है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे इफेक्ट्स है, तो देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, दिस इज पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ये पैसेज का। हाँ, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन, अगेन हैव टू, अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, राइट, क्योंकि फेस कर रहे हैं। सो बोथ 1 and 2 आर योर आंसर्स, ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 2019 का एक क्वेश्चन है, राइट। यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे क्या बात हो रही है, अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर, ठीक है, with barely 10% employed in the organized sector, we are being convinced that vigorous economic growth is generating, we are being convinced, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि विग्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट, बट दैट इज नॉट द केस। क्लेम क्या है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द केस। क्यों? When our economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector was growing at 2%, ठीक है, 3% तब 2%,
as the economy began to grow at 7-8% per year, the rate of growth of employment in the organized sector was actually 1% per year. है ना, समझ में आया, उल्टा कम होता जा रहा है. तो what are the things implied? ठीक है, अभी आप अगर देखोगे स्टेटमेंट 3 देखो, बस 1 2 3 में 3 देखो, लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर. चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट विलिंग, वी कांट क्लेम दिस. सो दिस इज रॉन्ग. इफ 3 इज रॉन्ग, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. योर आंसर इज सी. This is outrightly wrong कि literate rural population is not willing to enter the organization. You can't claim this. तो 3 तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में. So you are left with C. तो इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ो, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. लास्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है. 2019 का एक क्वेश्चन है. ओके, सो मोस्टली हर एक साल का मैंने एक एक दो क्वेश्चन लिए ताकि आपको आइडिया लगे कि लास्ट 4-5 साल में इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. ऑलमोस्ट सारे सेम ही है ना. इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस एंड आउटकम पे ध्यान देना है इंप्लीकेशन में. नेक्स्ट में मैं आप इन्फेरेंस में क्या ढूंढना है वो बताऊंगा, उसके बाद अजम्पशंस में क्या ढूंढना है वो बताऊंगा. 6 टाइप के क्वेश्चन समझ लो, एलिमिनेशन लगाना सीख लो, दैट्स इट. बहुत अच्छे नंबर आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. Okay, so with the digital phenomena restructuring most social sectors it is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to preemptively colonize it. है ना, ज्यादा से ज्यादा स्पेस कौन क्रिएट कर ले अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस कौन क्रिएट कर ले, ट्रेड में सबसे ज्यादा शेयर कौन ले इन द डिजिटल एरिया, वो चल रहा है. राइट. सो बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड. व्हाट इज डन? Big data is freely collected or mined from developing countries and converted into digital intelligence in developed countries, जहां पे ज्यादा startups and companies हैं. This intelligence begins to control different sector and extract monopoly rents. हमारा ही डेटा है, हमारे ही अगेंस्ट या हमारे से ही लेके उसको इस तरीके से यूज किया जाता है जिसके लिए हमको ही पे करना पड़ता. A large foreign company providing cab service, for example Uber, for instance, is not a network, just a network of cars and drivers. It is digital intelligence. कैसे? About क्या क्या इंफॉर्मेशन, कम्यूट कहां से कहां कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहा है रोड पे, रोड्स कहां कहां है, ट्रैफिक कैसा है, सिटी इवेंट्स कहां कहां पे हो रहे हैं, किस किस टाइम हो रहे हैं, एंड व्हाट आर योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर characteristics of commuters and drivers and so on. These all information are collected from you. ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से यूज भी किया जाता है फिर. राइट. So, which of the following is most definitely implied by the above passage? Most definitely implied. So, implication ये है कि big data is the key resource in the digital space, very key resource in digital space. उसी के बेसिस पे वो देखो डिजिटल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे बिजनेसेस बिल्ड हो रहे हैं. राइट. तो दिस इज वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डेटा. सिर्फ यही करेंगे जरूरी है? नॉट नेसेसरी. Access to big data is the prerogative of the developed countries. How? Right? No. Access to and possession of big data is a characteristic of a developed country only. No. Right? So ये extreme claims है सारे के सारे कि सिर्फ developed countries को ही right है कनेक्शन करने का, वही कर सकते हैं, या फिर big economies create big data only. तो these are not discussed. Right? क्या हो रहा है possibility? But this is given that big data is key resource in digital space. This is implied, right? So you can go with option A. So A will be your answer. ठीक है, चलो. So implication में इतना काफी है. अगर आपको समझ में आ गया implication का मतलब है आपको logical या possible effects, outcomes, और तीसरी चीज क्या थी, consequences ढूंढना है. अगर वो ढूंढ लेते हो तो आपका काम बन गया. उसी डायरेक्शन में सोचना है ना. आपको स्टेटमेंट भी हिंट देगा कि अच्छा ये कुछ इफेक्ट है या कॉन्सिक्वेंस है या आउटकम हो सकता है पैसेज का. उस तरीके से आप ध्यान दोगे तो आप आंसर आराम से कर पाओगे. क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कभी भी कोई डाउट है यू कैन कनेक्ट विथ मी हियर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. राइट. सो इम्प्लीकेशन हो गया हमारा फर्स्ट, जो एक अलग से थोड़ा एनालिसिस करने वाले पार्ट था, इम्प्लीकेशन से स्टार्ट होता है वो कर लिया हमने. अभी इन्फेरेंसेस और अजम्पशंस बचे. वेरी 2 वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोस. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अजम्पशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 23-24 में बहुत क्वेश्चंस है. सो वो समझना इंपॉर्टेंट है. और उसको लास्ट में रखा भी इसीलिए है क्योंकि आपको पहले मैसेज क्रक्स
मेन आइडिया तो समझ में आए तब तो आप उसके ऊपर कुछ दिमाग लगा के और कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओगे, तो उसी ऑर्डर में चलेंगे। ओके, सो यू विल गेट दोज वीडियो सून ऑल्सो। तब तक हैव अ गुड टाइम। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।